इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 16 ऑफ डीबीएमएस और यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर अ सेट ऑफ रूल्स। सो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को बहुत सिंपल तरीके से हम कहें तो ये क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स जो हम किस पे अप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम डेटाबेस की बात करें तो डेफिनेटली हम डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स पे जो सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करते हैं दोज आर नोन एज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट का मतलब ही होता है किसी टाइप का चेक लगाना। इट इज यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये चेक्स बहुत जरूरी है, ये कंस्ट्रेंट्स बहुत जरूरी है क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए। Integrity constraints ensure that the data insertion, updating, and other processes have to be performed in such a way that data integrity is not affected. Integrity constraints का पर्पज ये होता है कि जब डेटाबेस से इंटरेक्ट करते टाइम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जैसे डाटा इंसर्शन का, डाटा अपडेशन या जो भी डिलीशन और भी जो भी क्वेरी के टाइम या फिर डेटाबेस से इंटरेक्ट करते टाइम जो भी चेंजेस या क्वेरीज कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें परफॉर्म करते वक्त डाटा इंटीग्रिटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए दैट मीन्स डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का यूज करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट है दस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज यूज टू गार्ड अगेंस्ट एक्सीडेंटल डैमेज टू द डेटाबेस। यदि डेटाबेस को एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए तो उसके अगेंस्ट एक गार्ड का काम करता है ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। नाउ देखते हैं कितने टाइप्स की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है। सो टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फोर टाइप्स के हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड की कंस्ट्रेंट। अलग अलग कंस्ट्रेंट्स इसको इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे। सो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है? डोमेन कंस्ट्रेंट्स कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी एट्रीब्यूट या कॉलम को एक वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज देना, मतलब रेंज ऑफ वैल्यूज, डोमेन जिसको कह रहे थे हम कि उसी डोमेन के अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए और उसके बियॉन्ड हम वैल्यू देंगे तो वो इनवैलिड कहलाएगी। तो ये किसी पर्टिकुलर कॉलम पे हम ये चेक लगाते हैं। तो डोमेन वर्ड आता ही किसी एट्रीब्यूट या कॉलम से रिलेटेड है कि उस कॉलम में का डोमेन ये है। हम जब यदि ये कहें कि इस कॉलम का ये डोमेन है दैट मीन्स इस सेट ऑफ वैल्यूज के बियॉन्ड कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये जो डोमेन कंस्ट्रेंट वाला चेक है ये किस पे लगता है? किसी एट्रीब्यूट पे, कॉलम के ऊपर। दी डाटा टाइप ऑफ डोमेन इंक्लूड्स, डोमेन का डाटा टाइप तो कुछ भी हो सकता है, मतलब एक जो आपका कॉलम होता है उसका कोई भी डाटा टाइप हो सकता है, उस कॉलम में किसी टाइप की भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, इंटीजर, टाइम, डेट, करेंसी एक्सेट्रा। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन। लेकिन जो भी वैल्यू उस कॉलम में देंगे तो उस कॉलम की जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है जो डोमेन हमने सेट किया है उसी में वो होनी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि हर कॉलम की हम डोमेन वैल्यू सेट करें। नाउ जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला टेबल है, लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें फोर कॉलम्स, आईडी, नेम, सेमेस्टर, इसको सेमेस्टर कर दीजिएगा, एन को हटा दीजिए, ये स्टूडेंट से रिलेटेड ही है टेबल, आईडी, नेम, सेमेस्टर एंड एज। तो देखिए एज वाले कॉलम में इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इसका डोमेन क्या है? एटलीस्ट हर एक का डोमेन ये तो है कि किस टाइप का वेरिएबल है उसमें। सेमेस्टर में इस तरीके से लिखा है, नेम में स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें इंटीजर टाइप है, एज में भी इंटीजर टाइप होना चाहिए, बट यहाँ एक वैल्यू हमने क्या एंटर कर दी? ए। तो ए तो कैरेक्टर हो गया ना, तो कैरेक्टर तो एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। सो इसलिए जैसे ही ए लिखेंगे तो क्या आएगा? नॉट अलाउड, बिकॉज एज इज एन इंटीजर एट्रीब्यूट। एज में इंटीजर वैल्यू ही आएगी, कैरेक्टर वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब हम देखते हैं सेकेंड कंस्ट्रेंट दैट इज एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। द एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट्स दैट प्राइमरी की वैल्यू कांट बी नन। इसका मतलब जब टेबल में हम जो प्राइमरी की वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो उस कॉलम में कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। जिस कॉलम को हमने एज अ प्राइमरी की सेट किया है तो उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, कोई ना कोई वैल्यू हमको देनी, क्योंकि
उसी प्राइमरी की वैल्यू के बेसिस पे ही हम किसी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। So the entity integrity constraint states that primary key value can't be null. Second है, so basically जो entity integrity constraint है ये आपको primary key से ही related है. This is because the primary key value is used to identify individual rows in relation, and if the primary key has a null value then we can't identify those rows. हर रो को या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है? प्राइमरी की वैल्यू। उसी को नल कर देंगे तो हम किसी रो या टपल को कैसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे? सो इसीलिए प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू ही इंडिविजुअल रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट है, अ टेबल कैन कंटेन अ नल वैल्यू अदर देन द प्राइमरी की फील्ड। अब एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में और एक क्या है कि नल वैल्यू फिर हम कहाँ दे सकते हैं? नल वैल्यू भी तो एक्सेप्टेबल होती है कॉलम्स के लिए, लेकिन ये हम किसी भी और कॉलम में दे सकते हैं, वो प्राइमरी की वाले कॉलम में हमें नल वैल्यू नहीं देनी है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया टेबल कैन कंटेन अ नल वैल्यू अदर देन द प्राइमरी की फील्ड। प्राइमरी की वाली फील्ड में नल नहीं होना चाहिए, बाकी जगह हो सकता है नल, यदि उस पर कोई ऐसा चेक नहीं लगा है तो। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी का। एम्प्लॉय टेबल हमने लिया है, सपोज उसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम और सैलरी, ये 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया। एम्प्लॉय आईडी को हमने सपोज क्या सिलेक्ट कर लिया कि सपोज दिस इज द प्राइमरी की, पी के स्मॉल में लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज द प्राइमरी की। ये वाले कॉलम में मतलब इस एट्रीब्यूट में ये वैल्यू है ही नहीं, दैट मीन्स इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, नॉट अलाउड, एज प्राइमरी की कांट कंटेन अ नल वैल्यू। ब्लैंक नल ये सब नहीं होगा, एम्प्लॉय आईडी में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो ये था एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब थर्ड है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये फॉरेन की से रिलेटेड है। A referential integrity constraint is specified between two tables. ये दो टेबल से रिलेटेड है, क्योंकि फॉरेन की का कॉन्सेप्ट भी दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए आता है। जब सपोज किसी दो टेबल को हम कनेक्ट कर रहे तो उसको किस तरीके से करते थे? जिस टेबल में एक सपोज एक कॉलम प्राइमरी की है और दूसरा टेबल है, उसको हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं इससे फर्स्ट वाले से, तो हम दूसरे टेबल में प्राइमरी की वाले कॉलम को ऐड कर लेंगे जो फर्स्ट टेबल का प्राइमरी की है, लेकिन सेकंड वाला जो टेबल है उसकी अपनी प्राइमरी की है, कोई और की है, लेकिन फर्स्ट वाले टेबल की प्राइमरी की को यदि हम सेकंड टेबल में उस कॉलम को ऐड कर ले सपोज, तो वो कॉलम वहां पे क्या कहलाएगा? सेकंड वाले टेबल में वो वहां फॉरेन की कहलाएगा। तो वही सेम कॉलम पहले वाले टेबल में क्या कहला रहा? प्राइमरी की, लेकिन वही कॉलम हमने जब सेकंड टेबल में इंक्लूड कर दिया तो उस टेबल 2 में वो क्या कहलाएगा? फॉरेन की। कॉलम नेम सेम है, वैल्यूज भी सेम सेम रहेंगी। तो फॉरेन की के कॉन्सेप्ट से हम दो टेबल्स को कनेक्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। So in the referential integrity constraints, if a foreign key in table 1 refers to the primary key of table 2, suppose table 1 है, उसमें मतलब टेबल 2 की हम बात करें, टेबल 2 की जो प्राइमरी की है उसको हमने टेबल 1 में उस कॉलम को ऐड कर दिया, तो वो कॉलम टेबल 1 में क्या कहलाएगा? फॉरेन की। तो इफ अ फॉरेन की इन टेबल 1, एक फॉरेन की टेबल 1 में वो किसको रेफर कर रही है? प्राइमरी की इन टेबल 2, देन एवरी वैल्यू ऑफ द फॉरेन की इन टेबल 1 मस्ट बी नल और बी अवेलेबल इन टेबल 2। टेबल 2 में अवेलेबल है प्राइमरी की वाले कॉलम में, और फॉरेन की में भी वो वैल्यू तो एक्सेप्टेबल है। और यदि वो टेबल 1 में टेबल 2 में नहीं है ऐसी कोई वैल्यू, तो चाहे वहां नल दे देंगे, लेकिन प्राइमरी की वाले कॉलम में जो वैल्यूज है वही होनी चाहिए, वहां पे हट की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए फॉरेन की वाले टेबल में, क्योंकि वो कनेक्टेड है वो टेबल प्राइमरी की वाले टेबल से। तो इसको कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। एग्जांपल है, सपोज ये टेबल 1 ले लिया हमने एंड दिस इज टेबल 2, ये दो टेबल्स हमने ले लिए। यहाँ पे क्या क्या है? एम्प्लॉय नेम, फिर नेम, एज, डी नंबर, फिर यहाँ रिलेशनशिप में डी नंबर एंड डी लोकेशन, इसके अपने कॉलम्स हैं। इसकी प्राइमरी की, यहाँ पे हम प्राइमरी की यहाँ फिलहाल बात नहीं करें, हम एक काम करते हैं, ये वाला जो टेबल है इसकी प्राइमरी की क्या है? डी अंडरस्कोर नंबर। इस जिस भी एट्रीब्यूट को ऐसे अंडरलाइन करेंगे समझ जाइए वो प्राइमरी की है। तो इस टेबल की प्राइमरी की डी नंबर है, बट हमने
एम्प्लॉय नेम, नेम एज, इसमें भी हमने डी नंबर इधर ऐड किया होगा। ठीक है, तो ये देखिए एम्प्लॉय अंडरस्कोर, ये नेम की बजाय एम्प्लॉय नंबर होगा तो बेटर रहेगा, इसको एम्प्लॉय नंबर आप कर लीजिएगा, तो इसको आप इधर प्राइमरी की ले सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय नंबर यहाँ के लिए प्राइमरी की हो गया और डी नंबर यहाँ के लिए। अब डी नंबर को हमने इस एम्प्लॉय इस टेबल 1 में भी ऐड कर दिया, तो यही क्योंकि यहाँ ये प्राइमरी की है, सेकंड वाले टेबल में इसी डी नंबर को हम क्या कहेंगे, ये यहाँ प्राइमरी की नहीं कहलाएगा, इसकी तो अपनी कोई प्राइमरी की होगी, ये यहाँ कहलाएगा फॉरेन की। और 11 24 13 है, तो इसमें भी 11 24 13 इन्हीं यही वैल्यूज होनी चाहिए। रिपीटेड भले ही हम यहाँ एज अ फॉरेन की वाले कॉलम में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो प्राइमरी की है, तो हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे 11 24 और 13 इन्हीं बीच वैल्यूज होनी चाहिए, कोई नई वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे 18 ले ली यहाँ, ये अलाउड ही नहीं क्योंकि ये प्राइमरी की वाले टेबल में ही नहीं है, ये टेबल फाइनली कनेक्टेड इससे है प्राइमरी की वाले से, और प्राइमरी की वाले में ही वो वैल्यू नहीं है, तो हम फॉरेन की वाले में भी नहीं ले सकते। Not allowed, as d underscore number 18 is not defined as a primary key of table 2 and in table 1 d underscore number is a foreign key defined। तो जब प्राइमरी की से कनेक्टेड रहता है इस तरीके से फॉरेन की कोई, तो फिर फॉरेन की में वही वैल्यूज हम ले सकते हैं जो प्राइमरी की में होनी चाहिए दूसरे टेबल की। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब लास्ट कंस्ट्रेंट है की कंस्ट्रेंट्स, तो इसको भी देख लेते हैं। कीज आर द एंटिटी सेट दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। तो की हमने देखा है जो किसी एंटिटी के रिकॉर्ड्स को या टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो की एक नॉर्मल सिर्फ एक भी हो सकती है या एंटिटी के सेट्स भी हो सकते हैं, मतलब एट्रीब्यूट सेट एक तरीके से। तो डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जैसे कंपोजिट कीज हो गई, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं कीज का। एंड एंटिटी सेट कैन हैव मल्टीपल कीज, एक एंटिटी सेट में मल्टीपल कीज भी हो सकती है, बट आउट ऑफ विच वन की विल बी द प्राइमरी की। लेकिन एक को तो प्राइमरी की सेलेक्ट करना पड़ेगा, और प्राइमरी की एक ही ले सकते हैं हम। अ प्राइमरी की कैन कंटेन अ यूनिक एंड नल वैल्यू इन द रिलेशनल टेबल। प्राइमरी की यूनिक वैल्यू होगी और बेसिकली उसमें नल वैल्यू हम बेसिकली नहीं देते हैं, नॉन नल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसकी नॉन नल वैल्यू मतलब नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए एंड नॉन नल। इसको आप करेक्ट करिए, इट कांट बी नल। ठीक है, ये नॉन नल, इट कैनॉट बी नल वैल्यू। ठीक है, यूनिक होनी चाहिए और नल नहीं होनी चाहिए, तो ये थोड़ा करेक्ट करना है। नॉन नल वैल्यू आप लिखिए, यहाँ पे नल की बजाय ये होगा नॉन नल वैल्यू, मतलब नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्लियर, कुछ ना कुछ वैल्यू आप जरूर मेंशन करिएगा प्राइमरी की वाले कॉलम में। सपोज एग्जांपल है, ये आईडी है, ये नेम है, फिर ये सेमेस्टर है, इसको ये एन को हटाइएगा, ये क्लियर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो क्या हो गया, आईडी देन नेम, फिर है सेमेस्टर एंड देन एज। अब यहाँ पे देखिए रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। बट जैसे 1000 है ठीक है, फिर 1001 यूनिक है, 1002 भी यूनिक है, 1003 भी यूनिक है, लेकिन ये 1002 फिर से रिपीट हो गई, यहाँ भी थी, तो ये अलाउड नहीं होगी बिकॉज ऑल रो मस्ट बी यूनिक, ये यूनिक होनी चाहिए। और ये ब्लैंक या नल भी नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो ये की का कंस्ट्रेंट हो गया। सो इस चैप्टर में हमने देखा डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, एक ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर 16 का। सो यहाँ पे हमने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वाले टॉपिक को देखा। सो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, फिर ये टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, वो 4 टाइप्स के हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड की कंस्ट्रेंट। अब डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है वो यहाँ पे मेंशन्ड है with example, then entity integrity constraints, then entity integrity की बात था, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ये देखिए मैं फिर से शो कर रही हूँ एंटिटी का, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है, देन है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, इसके बाद है की कंस्ट्रेंट्स,
सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।